नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रस प्रकरण रहने वाला है और ये इसकी थ्योरी क्लास होगी और वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, आज आपका जो रस के अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट इस वीडियो से आपकी हो जाएंगे विथ ट्रिक। ट्रिक के साथ में हम आपको याद करवा देंगे। जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे आपको करना है। यदि आपके पास पेन कॉपी है तो आपको साथ ही साथ में लिखना भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रस प्रकरण। ठीक है, रस का लक्षण है रसनार्तो रस है। ये चरक सुश्रुत फर्स्ट अध्याय में जो है ये बताया है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आर्तभद्र काव्य अध्याय। आर्तभद्र काव्य अध्याय सूत्र संख्या 26 में वर्णित है जो रस है वो कौन कौन से रस आपके होते हैं। ठीक है, देखो आप जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय जो रस पढ़ते हो वो जो है यहाँ पे देख लो वेदे निमि के प्रकार है। ठीक है, उससे पहले जो रस के प्रकार बताए हैं कौन कौन से आचार्य ने कौन कौन से बताए वो आपके सामने है। ठीक है, देखो ये आचार्य के नाम है, ये रसों की संख्या है और रस के नाम है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जो भद्र काव्य है उन्होंने बताया कि जो रस होते हैं उनकी संख्या एक ही होती है और उसे बोलते हैं जल रस। उसी तरह जो आचार्य शकुंते हुए थे उन्होंने बताया था रस के दो प्रकार कौन कौन से, छेदनीय और उपशमनीय। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक ये रही, बीएसपी के नेता एचबी पेंसिल के लिए बीबी से बी के गए। बीएसपी के नेता एचबी पेंसिल के लिए बीबी से बी के गए। यदि आपको ये याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं जो बता रहा हूं इनमें से वो तो आपको याद करनी है। कौन कौन से आपको जो है, एक तो वायुर्विद के याद कर लेने हैं, राजर्षि वायुर्विद और वेदे नमी। ये दोनों तो आपको याद होने ही चाहिए। देखो राजर्षि वायुर्विद है उनके अनुसार जो रस है वो 6 होते हैं, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष। ये उन्होंने रस बताए हैं। ठीक है, उसी तरह जो विधेय निमि है, उन्होंने जो है रसों की संख्या 7 बताई है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है, और एक और बताया इन्होंने क्षार, यहाँ पे ये बता देते हैं। वरिष्ठ दामार्गव है, इन्होंने मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 6 तो ये हो गई, और क्षार वेदनिमी के हो गई, और अव्यक्त एक और इन्होंने माना अव्यक्त। और उसी तरह कांकायन जो ऋषि हुए उन्होंने रसों की संख्या अपरिसंख्य बताई है कि रसों की कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है, और कुमार सिरा भरद्वाज है, उन्होंने बताया भौम जलीय अगन्य वायव्य और आकाशीय। लेकिन जो आपको याद करने हैं वो राजर्षि वायुर्विद और कुमार भरद्वाज, ये याद हो जाता है। ठीक है, ये तीनों आपको याद करने हैं। बाकी जिनको ट्रिक के साथ में याद कर सकते हैं आचार्यों के नाम, और आचार्य के नाम यदि आपको हो गए तो रस भी हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपरिसंख्य। तो इसी क्रम के अंदर ये नाम याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक रसों की संख्या आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ऋतु के अनुसार रस एवं महाभूत। ऋतु के अनुसार कौन कौन से रस की उत्पत्ति कौन सी ऋतु में होती है ये हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं लिख देता हूं। आपको पता है कि जो ऋतु होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो ऋतु आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए और उसी तरह रस भी आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए 6। ठीक है, तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो इस सीक्वेंस में आपको जो है ये ऋतु याद होनी चाहिए। उसी तरह आपको जो है रस भी याद होने चाहिए, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इनका सीक्वेंस काम नहीं करेगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको ये याद करना है, और इनको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको ट्रिक आपको जरूर बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और ये लो, देखो शिशिर ऋतु के अंदर तिक्त रस की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन यहाँ से उठता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि बताइए ग्रीष्म ऋतु के अंदर कौन से जो है रस की उत्पत्ति होती है। तो आपका आंसर चला जाएगा, क्या जाएगा बताइए, ग्रीष्म के अंदर कटु कटु रस की उत्पत्ति ग्रीष्म के अंदर होती है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से तो आप याद कर नहीं पाओगे। अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। ठीक है, कि आपको कैसे याद करनी है।
आपको एक साइड तो आपको ऋतु लिख देनी है, ठीक है। जैसे लिखोगे आप शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये आपकी हो गई ऋतु है, ठीक है। अब आपको जो है रस लिखने हैं कि कौन सी ऋतु के अंदर कौन से रस की उत्पत्ति होती है। तो आपको स्टार्ट करना, सीक्वेंस वही रखना है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना, आपको स्टार्ट करना है नीचे से, विपरीत से, है ना, हेमंत से। तो सबके पहले आप लिख देंगे यहाँ पे मधुर। उसके बाद में आपको एक स्टेप खाली छोड़ना है और उसके ऊपर लिखना है आपको मधुर के बाद में आएगा अम्ल, तो वापस से नीचे आना है मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मधुर, अम्ल, लवण, उसके बाद में आएगा आपका कटु, कटु, उसके बाद में फिर स्टेप खाली छोड़ना है और फिर लास्ट में क्या लिखना है आपको, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, फिर तिक्त, स्टेप छोड़ दो और तिक्त को लिखना है ऊपर और नीचे लिखना है आपको कसाय। इस तरीके से याद करना है। कैसे याद करना है एक और बता देता हूँ। देखो इधर आपने लिख ली ऋतु, देखो ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कोई भी इसको कर सकता है, एक बार माइंड में आपके बैठ गया तो कोई भी इसको कर देगा। देखो इस साइड आपको लिखनी है ऋतुएं और इस साइड लिखेंगे आप रस। कैसे लिखेंगे, नीचे से स्टार्ट करना, ऋतुएं जैसे की जैसे लिख दोगे, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। अब रस पे आएंगे, रस को नीचे से स्टार्ट करेंगे, मधुर, मधुर, मधुर के बाद में क्या आएगा लवण, लेकिन अपन यहाँ पे ना लिखकर इसको ऊपर लिखेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, फिर कटु, तिक्त और कसाय। समझ में आया कुछ क्या बोल रहा हूं? देखो मधुर आपने यहां लिख दिया, ठीक है, मधुर ये आपने लिख दिया, मधुर, अम्ल, लवण, मधुर, अम्ल, लवण, फिर कटु, तिक्त और कसाय, बस इतना सा ध्यान में रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद में रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका ऋतु के अनुसार रस की उत्पत्ति। अब हमने ये तो देख लिया, अब देखेंगे हम महाभूत की कौन से महाभूत रस के अंदर कौन सा महाभूत स्थित रहता है, कौन से रस के अंदर कौन सा महाभूत स्थित रहता है। एक बार ऐसे देख लेते हैं फिर आपको ट्रिक के साथ में इसको बता देंगे कैसे याद रखना है। देखो मधुर जो रस होगा उसके अंदर जल और पृथ्वी याद रखेंगे महाभूत, अम्ल के अंदर जल और अग्नि होंगे, ठीक है, उसी तरह लवण के अंदर पृथ्वी और अग्नि हो जाएंगे, कटु के अंदर वायु और अग्नि, तिक्त के अंदर वायु और आकाश, और कसाय के अंदर वायु और आपके पृथ्वी जो है महाभूत हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बता देता हूं। देखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ये आपने रस लिख लिए, ये तो हो गए आपके रस। और इधर लिखेंगे आप महाभूत। अब महाभूत कौन कौन से होते हैं आपके, 5 महाभूत होते हैं, एक बार आप साइड में इनके नाम लिख लेंगे हम, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे 5 महाभूत आपका आ जाएगा, देखो जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है आपका कि कौन से रस के अंदर कौन सा महाभूत स्थित है बताइए, ठीक है। अब हर रस के अंदर 2-2 महाभूत होंगे, प्रत्येक रस के अंदर 2-2 महाभूत स्थित होंगे। कैसे याद रखना है, बिल्कुल ट्रिक के साथ में आपको समझेंगे, समझ में नहीं आएगा उसकी गारंटी हमारी, समझ में आएगा आपको, किसी भी तरीके से आपको समझा देंगे हम, ठीक। देखो मधुर, अब ये मधुर रस है, मधुर रस आप जानते हो कि मीठा होता है और भारी होता है, ठीक है। मधुर रस कैसा होता है, भारी होता है। अब बताइए मुझे इन 5 महाभूतों में भारी क्या होता है, बताइए 5 महाभूतों के अंदर भारी क्या होगा। तो 5 महाभूतों के अंदर सबसे भारी क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। सहमत हो मेरी बात से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये लिख दिया हमने पृथ्वी, ठीक है। अब 2 महाभूत लिखने हैं तो एक और हम यहाँ पे लिखेंगे। अब मधुर क्या है, रस है, तो रस के अंदर तरल पदार्थ होता है, आप भी जानते हो मधुर रस है और मधुर के अंदर तरल पदार्थ जरूर होगा। तो तरल क्या होगा इनमें से बताइए, इन महाभूतों में से तरल आपका हो जाएगा जल, तो आपने यहाँ पे लिख दिया जल, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, समझ में नहीं आएगी इसकी जिम्मेदारी मेरी है।
आपने लिख दिया जल और पृथ्वी, ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका था अम्ल। अब अम्ल के अंदर क्या करना है आपको, देखो अम्ल के अंदर जे आपने ऊपर लिखा है जल, तो जल वैसा का वैसा आपको नीचे उतारना है। ठीक है, जल आपने नीचे उतार दिया। उसके बाद में एक और माबूत और लिखना है। तो मुझे बताइए ये अम्ल है, अब अम्ल स्टार्ट कौन से शब्द से हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब कौन सा माबूत है जो ए से स्टार्ट होगा, बताइए। ये तो आ है, ये तो आकाश से होगा। ए सिर्फ एक ही माबूत है, कौन सा है, वो भी अग्नि, जो ए से स्टार्ट होगा, तो आपके यहाँ जाएगा अग्नि। ठीक है, अब जैसे ही आप अग्नि लिखेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि सेम 3 बार आपको अग्नि लिखना है। एक बार तो आपने लिख दिया, फिर लिख देंगे आप अग्नि और अग्नि। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, 3 बार लिखोगे आप, अग्नि अग्नि और अग्नि, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आप अग्नि लिखेंगे तो ये आपको याद रखना है, क्या याद करेंगे बताइए। देखो मधुर का हो गया जल और पृथ्वी हमारा, उसी तरह अम्ल का जल और अग्नि हो गया। जैसे हमने अग्नि लिखा तो 3 बार हमने यहाँ पे अग्नि लिख दिया। ठीक है, 3 बार हमने यहाँ पे अग्नि लिख दिया है, क्लियर। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जल लिखा, तो यहाँ पे हमने जल उतार दिया था। अब इस जल को यहाँ तो उतार दिया, यहाँ पे पृथ्वी रह गई, तो इस पृथ्वी को हम यहाँ पे उतार देंगे। ये लो, पृथ्वी को हमने यहाँ पे लिख दी भैया, हो गया। मधुर हो गया, अम्ल हो गया और लवण हो गया। जल का जल लिखा और पृथ्वी की पृथ्वी यहाँ लिख दी। इधर ऐसे अग्नि हो गई, और अग्नि एक बार लिखी है तो फिर 2 बार और कंटिन्यू लिखेंगे, अग्नि प्लस अग्नि। अब कटु पर आ जाते हैं। कटु के अंदर क्या होगा, कटु देखो यहाँ पे लिखी लग रही है ऊ की मात्रा, कटु में यहाँ पे ऊ की मात्रा है। अब मुझे आप हमारे महाभूतों में बताओ ऊ की मात्रा किस में है, तो महाभूतों के अंदर सिर्फ वायु में ऊ की मात्रा लग रही है। तो हो गया आपका काम, आपका हो गया। आपको यहाँ पे लिखना है वायु, और जब आपने एक बार वायु लिख दी तो इसको 3 बार लिखना भी। देखो वायु और वायु, ठीक है, हो गया कंप्लीट। वायु वायु और वायु 3 बार लिख दिया है आपने। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, पृथ्वी फर्स्ट में लिखा उसको आपको लास्ट में भी लिखना है। पृथ्वी आपने फर्स्ट में लिखा है, उसको आपको लास्ट में भी लिखना है। अब बताइए इन 5 महाभूतों में से कौन सा महाभूत है जो बच रहा है, तो एक महाभूत है ओनली आकाश जो बच रहा है, तो आकाश को यहाँ पे हम लिख देंगे। ये लो, ये हो गई आपकी समझने की जो है ट्रिक है, वो हो गई कंप्लीट। आपको डायरेक्ट याद करने में मुझे पता दिक्कत होगी, डायरेक्ट याद आपसे नहीं होगा, लेकिन आप इस तरीके से याद करोगे। देखो इसी तरीके से मैंने याद किया था, इसी तरीके से जो है एग्जाम क्लियर होती है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आप कहीं पे भी कोचिंग ले लो, कहीं पे भी ले लो, जहाँ पे आप पैसे दे के क्लास लोगे, वहां पर भी या तो आपसे बोल दिया जाएगा डायरेक्ट, अब भैया आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप ये तरीका अपना सकते हो। इसके बाद में हमारा हो गया महाभूत। देखो ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऋतु के अनुसार रस और महाभूत। रस के अंदर जो है कौन से महाभूत की उत्पत्ति होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। उसके बाद में आगे बात करेंगे रसोपक्रम एवं अपवाद। आहार में रसोपक्रम, ठीक है, जैसे आप खाना खाओगे तो सर्वप्रथम कौन सा रस आपको खाना चाहिए, सर्वप्रथम आपको मधुर रस ग्रहण करना है। उसके बीच में खाने के बीच में आपको अम्ल और लवण खा सकते हैं, और अंत में खाने के अंत में आपको कटु तिक्त और कसाई ऐसी जो है आपको खाना यूज में लेना है, या ऐसी चीज आपको खानी है। जब भी आप खाना खाने बैठते हो, सर्वप्रथम यदि आपके खाने के अंदर मीठा है कुछ, तो आपको सबसे पहले मीठा खाना है, बीच में लवणीय और अम्लीय आपको खाना है, और अंत में कि अब खाना समाप्त हो रहा है तो उस टाइम पे आपको कटु तिक्त और कसाई, तो इस तरह के जो आइटम है आपको यूज में लेने खाने की। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब चिकित्सार्थ उपक्रम रसोपक्रम, ठीक है, यानी आप बीमार हो गए तो आपको किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस तरीके के द्रव्य आपको उपयोग में लेने, किस तरह का रस आपको काम में लेना है। यदि आपके शरीर में वात की दुष्टि हुई है तो सर्वप्रथम जैसे आप खाना खाने बैठेंगे तो आपको कौन सा रस खाना है, लवणीय रस आपको काम में लेना है, मध्य में अम्लीय लेंगे और अंत में आप मधुर लेंगे। बात के अंदर आप ट्रिक याद कर सकते हैं, एल एम, एल से लवण, ए से अम्ल और में से मधुर। ठीक है, उसी तरह यदि आपके पित्त की दुष्टि है तो आप जब रस का प्रयोग करेंगे तो सर्वप्रथम तिक्त रस खाएंगे, फिर मधुर रस
और फिर कसाय रस। ट्रिक के याद करो कि तिमक याद कर लो, ती से तिक्त, में से मधुर और के से कसाय। यदि आपके अंदर कफ दोष की दृष्टि है तो सर्वप्रथम आपको कटु खाना है, फिर तिक्त खाना है, फिर कसाय खाना है। या ट्रिक याद कर सकते हैं CTK, CTK। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। ट्रिक के साथ में याद करो या फिर ऐसे याद करो, तो ऐसे तो याद होगा नहीं, ट्रिक याद कर लेना। LAM तिमक और CTK, ठीक है, बात पित्त और कफ, ये 200 के अनुसार आपकी ट्रिक हो गई। तो ये था आपका रस प्रकरण, क्योंकि ये टॉपिक जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ये आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ अपवाद और देख लेते हैं हम कि क्या क्या अपवाद है। देखो, अपवाद, मधुर रस कफ वर्धक है। देखो, मधुर रस होता है, मीठा होता है और कफ को बढ़ाता है। आपको पता है सबको कि मधुर रस कफ को बढ़ाता है। लेकिन मधु, मिश्री, जांगल मांस, पुराना चावल, यव, गेहूं और मूंग ये कफ को नहीं बढ़ाते हैं, ये कफ को नहीं बढ़ाते हैं, ये अपवाद है। आप मधुर है, मधु है, मधु, शहद, शहद कैसा होता है, मीठा होता है, और मीठे से आप समझोगे मधुर है, और मधुर कफ को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये बिल्कुल इसके विपरीत है। ये मीठे भी है, मधुर भी है, लेकिन ये कफ को नहीं बढ़ाते हैं। उसी तरीके से अम्ल पित्त वर्धक होता है, पित्त को बढ़ाता है, लेकिन दाड़िम और आमल की है, ये भी अम्लीय होते हैं, ये भी होते तो अम्लीय ही है, लेकिन पित्त को नहीं बढ़ाते। दाड़िम और आमल की पित्त को नहीं बढ़ाते। उसी तरह जो लवण होता है पित्तवर्धक और नेत्र हानिकर है, लेकिन जो सेंधव लवण है, सेंधव लवण है वो पित्तवर्धक नहीं है। सेंधव लवण लवणीय तो है लेकिन पित्तवर्धक नहीं है। फिर कटु के अंदर आते हैं, तो कटु बात वर्धक है, यानी बात को बढ़ाता है और शुक्र का नाश करता है। कटु जो रस है वो बात वर्धक है, बात को बढ़ाता है और शुक्र का नाश करता है। लेकिन सौंठ, पीपली और रसौन यानी लहसुन, सौंठ, पीपली और लहसुन ये जो है कटु तो है लेकिन शुक्र का नाश नहीं करते हैं और बात को नहीं बढ़ाते, ये इसके बिल्कुल विपरीत है, ये अपवाद है। उसी तरह तिक्त के अंदर, तिक्त बात वर्धक होता है और शुक्र का नाशक होता है, लेकिन गुड़ूची और पटोल पत्र जो है शुक्रनाशक नहीं है, बात को नहीं बढ़ाते हैं, और ये रस तिक्त होता है इनका जबकि। ठीक है, उसी तरह जो कसाय है वो शीत और स्तंभन है, लेकिन हरित की जो है इसमें अपवाद है, हरित की कसाय होते हुए भी शीत और स्तंभन नहीं करती है। तो ये थी आज की क्लास। ठीक है, ठीक लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार, धन्यवाद।